गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर चल रहा था हमारा वो क्या चल रहा था? घर्षण बल। घर्षण बल में घर्षण बल क्या होता है ये समझा चुका हूँ। सीमांत घर्षण क्या होता है वो समझा चुका हूँ। सीमांत घर्षण की अवस्था क्या होती है वो बता चुका हूँ। सीमांत घर्षण के नियम क्या होते हैं वो भी बता चुके हैं। सही है। तो सीमांत घर्षण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को गति कराने के लिए उस पर बल लगाना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम उस पर बल बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या है, उसका घर्षण बल भी लगातार बढ़ता चला जाता है। पर उसकी एक लिमिट होती है कि उसके आगे नहीं बढ़ पाता। तो जब हम उस पर अधिकतम बल लगा देते हैं, यानी उससे अधिक, यदि उससे थोड़ा सा भी अधिक हमने उस पर बल लगाया तो वस्तु चलना शुरू कर देती है। तो वस्तु की उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीमांत की स्थिति कहते हैं। और उस अवस्था में जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो जैसे जैसे किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु पर कार्य करने वाला घर्षण बल भी बढ़ता चला जाता है, परंतु उसका मान एक निश्चित मान तक ही बढ़ता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इस समय वस्तु जो होती है वो चलने वाली होती है। इस अवस्था को हम सीमांत की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो कार्य करने वाला बल है वो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण के नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे कि जो घर्षण बल होता है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात तल वो कितना खुरदरा है या क्षैतिज है उनके आकार और उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नियम बताया था कि दिए हुए तलों के लिए जो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? उन तलों के स्पर्श रेखीय होती है और उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। अर्थात जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, जिस दिशा में वस्तु चलने का प्रयास करती है, तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसके विपरीत दिशा में होती है। और तीसरा नियम जो बताया था वो क्या बताया था कि जो घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात Fs अनुक्रमानुपाती होता है किसके? आर के। या Fs बराबर कितना होता है? μs r, ऐसा बताया होगा। सही है। जहाँ μs क्या है? स्थितिक घर्षण गुणांक है। अगर वस्तु गति करने लगे तो गति की अवस्था में जो कार्य करने वाला बल होता है उसे दिखते हैं F के म्यू के आर। सही है। ये जब वस्तु चलना शुरू करती है, जिस समय वस्तु रुकी हुई होती है और उस पर धीरे धीरे हम बल लगाना शुरू करते हैं, उस अवस्था में कार्य करने वाला घर्षण बल होता है Fs बराबर μs r। और जब वस्तु गति कर रही होती है, गति की अवस्था में जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है उसे दिखाते हैं F के से। F के बराबर होता है कितना? म्यू के आर। ये म्यू के का जो मान होता है ये गतिज घर्षण गुणांक होता है म्यू के, और μs होता है स्थितिक घर्षण गुणांक। तो गतिज घर्षण गुणांक यानी म्यू के की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है किससे? μs से। इसका मतलब क्या है कि स्थितिक घर्षण गुणांक का जो मान होता है वो गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होता है, या इसका उल्टा बोलना चाहें कि गतिज घर्षण गुणांक का जो मान होता है वो स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है। ये महसूस भी करते हैं हम कि किसी वस्तु को हमें गति करानी है, तो जब हम उसे चलाना शुरू करेंगे तब हमें उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और जब वस्तु एक बार गति करना प्रारंभ कर देती है तो उसे गति बनाए रखने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। जैसे साइकिल ही चलाते हैं हम, तो जब साइकिल को चलाना पड़ता है, मतलब जब स्टार्ट करते हैं, जब उसे चलाना शुरू करते हैं उस समय उसके पेंडलों पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? और जब एक बार गति करना प्रारंभ करती है तो हमें उस पर कम बल लगाना पड़ता है। वो किसके कारण? इसी के कारण, क्योंकि जिस समय वस्तु वो साइकिल रुकी हुई है उस समय जो कार्य करने वाला घर्षण बल है वो ये है μs r। जब वो एक बार गति करना प्रारंभ कर देगी उस समय जो कार्य करने वाला घर्षण बल होगा वो होगा म्यू के आर। वहाँ पर घर्षण गुणांक होगा म्यू के। आई बात समझ में? तो गतिज घर्षण गुणांक का जो मान होता है वो स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है। अब बात आती है घर्षण कोण की। बहुत ज़्यादा परिभाषा पूछता है। 2 ही चीज़ें ज़्यादा आती हैं चैप्टर में से, या तो सीमांत घर्षण के नियम यानी सीमांत घर्षण के बारे में पूछता है, या फिर क्या पूछता है? घर्षण कोण क्या होता है। तो घर्षण कोण क्या होता है भाई? घर्षण कोण होता है सीमांत अवस्था में, सीमांत अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा सीमांत घर्षण बल Fs का परिणामी P। सीमांत घर्षण की अवस्था में, मैंने जब घर्षण बल को एक्सप्लेन किया था उस समय चित्र बना के दिखाया था कि कोई वस्तु होती है, उस पर 2 बल कार्य कर रहे होते हैं। एक तो उसका भार mg नीचे की ओर कार्य करता है, एक उसकी तल की प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर कार्य करती है। ऐसे तो समझाया था। और जैसे ही हम उस वस्तु को खींचने के लिए F बल लगाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो झुक जाती है,
यही तो बताया था ऐसे, ये प्रतिक्रिया यहाँ आ जाती है P, तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या दे रहा है वो, तो इसे हमने घटकों में तोड़ा था, घर्षण बल लगता है Fs पीछे की ओर, ये आया था हमारा P sin थीटा और ये आया था कितना P cos थीटा। तो क्या परिभाषा दे रहा है घर्षण गुणांक की कि सीमांत की अवस्था में अविलंब सीमांत घर्षण बल Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, हम घर्षण कोण कहते हैं। सही है, सीमांत की अवस्था में अविलंब प्रतिक्रिया R और स्थितिक घर्षण बल Fs का परिणामी P अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को क्या कहा जाता है, घर्षण कोण कहा जाता है। सही है, और देखिए ज़रा इसे मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना है Fs है, तो ये भी कितना होगा Fs होगा और ये कितना है R है। सही है, तो इस त्रिभुज में मैं क्या लगाऊं, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है Fs है और आधार क्या है R है, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया Fs अपॉन R। अब ये Fs का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, Fs बराबर लिखा था हमने कितना μs R, तो μs R बटे R, R से R कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया है μs। ये संबंध होता है घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में, tan थीटा बराबर कितना होता है μs होता है, और डेफिनेशन क्या देते हैं हम, सीमांत घर्षण की अवस्था में अविलंब प्रतिक्रिया R और सीमांत घर्षण बल Fs का परिणामी P अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं, हम घर्षण कोण कहते हैं, और उसका फॉर्मूला कितना होता है tan थीटा बराबर μs। सवालों में यूज करेंगे हम इसका, tan थीटा बराबर कितना होता है μs होता है। सही है, उसके आगे है लोटनिक घर्षण। देखिए दो प्रकार का घर्षण होता है, एक सर्पिक घर्षण और एक लोटनिक घर्षण। गति जो होती है दो प्रकार से कर सकती है वस्तु, एक तो लोटनिक घर्षण, लोटनिक गति करती है, और एक सर्पिक घर्षण। देखिए लोटनिक गति और सर्पिक गति में क्या अंतर है, ये है, अभी इस पे ये मार्कर क्या है, लुढ़क रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो ये जो गति है ये क्या है, ये कहलाती है लोटनिक गति। सही है, अगर ये गति करे इस तरीके से, इस पे रगड़े, तो ये क्या है सर्पी गति। सही है, तो लोटनिक गति यानी लोटनिक घर्षण बल किसे कहेंगे हम, तो लोटनिक घर्षण बल उसे कहेंगे कि लुढ़कती हुई वस्तु के लिए, लुढ़कती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है, जो वस्तु लुढ़क रही है, लुढ़कती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। और सर्पिक घर्षण बल क्या होगा, यानी फिसलती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, हम सर्पिक घर्षण कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी जो वस्तु लुढ़क रही है, लुढ़कती हुई गति कर रही है, वो लोटनिक घर्षण होता है, और जो फिसलती हुई गति कर रही है वो सर्पिक घर्षण होता है। अब बात आती है कि लोटनिक घर्षण बल ज़्यादा होता है कि सर्पी घर्षण बल ज़्यादा होता है, या लोटनिक गति में ज़्यादा घर्षण बल लगता है या सर्पी घर्षण में ज़्यादा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो महसूस क्या होगा खुद को कि हम किसी वस्तु को लुढ़का के लेके आ रहे हैं और एक वस्तु को हम खींच के लेके आ रहे हैं, यानी फिसला के लेके आ रहे हैं। सिलेंडर ही होता है गैस का, उसे आप लुढ़का के लेके आइए या फिर उसे मतलब खींच के लेके आइए, किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जाहिर सी बात है खींचने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो यानी सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है, किससे, सर्पी घर्षण बल ज़्यादा होता है लोटनिक घर्षण बल से। इसलिए जितने भी गतिमान वाहन है, चाहे वो छोटा वाहन है, चाहे हमारी वो एक बच्चे की साइकिल है छोटी वाली, या बहुत बड़ा ट्रक है, कोई भी बड़े से बड़ा वाहन है, वो सारे के सारे किस पर आधारित होते हैं, लोटनिक घर्षण पर आधारित होते हैं। सारे के सारे सबके पहिए क्या हैं, लुढ़कती गति करते हैं, लोटनिक गति करते हैं। वो सर्पी घर्षण क्यों नहीं करते, सर्पी गति क्यों नहीं कराते, वो इसलिए नहीं कराते, सब में क्या लगाते हैं हम, बैरिंग लगाते हैं सबके पहियों में, यानी कुछ भी करके उन सबकी गति को किस में बदला जाता है, लोटनिक गति में बदला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर फिसलती हुई गति करेगी तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा और लुढ़कती हुई गति करेगी तो घर्षण बल कम लगता है। आगे बात समझ में।
तो लौटने घर्षण बल कौन सा होता है, यानी लुढ़कती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लौटने घर्षण बल कहते हैं, और फिसलती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। सही है। अब बात आती है जो घर्षण बल वाला चैप्टर है हमारा, इसमें घर्षण बल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, यानी घर्षण के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। घर्षण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है घर्षण। हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों और ज़मीनों के बीच क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। अब पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या हैं घर्षण बल के। सकारात्मक पक्ष यही हैं, अगर कल्पना कीजिए कि घर्षण बल ना होता तो क्या होता। अगर घर्षण बल ना होता तो आप ज़मीन पर चलते नहीं, ज़मीन पर चल ही नहीं सकते, हम खड़े ही नहीं हो सकते हैं, क्या लुढ़कते फिरते या फिसलते फिरते। सही है। अगर घर्षण बल ना होता तो जो गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं वो ब्रेक भी काम ना करते। ब्रेक भी किस पर आधारित है, भी घर्षण बल है। ब्रेक टायर पर घर्षण बल लगाते हैं जिससे गाड़ी रुक जाती है। तो अगर घर्षण बल ना होता तो गाड़ियों में ब्रेक क्लच कुछ भी काम नहीं करता। अगर घर्षण बल ना होता तो ये जो बोर्ड टंगा हुआ है ये टंगा हुआ ना होता, क्योंकि ये किस पर टंगा हुआ होगा, इसकी कीलें लगी हुई होंगी, उन कीलों पर टंगा हुआ है ये। अगर घर्षण बल ना होता तो वो कीलें दीवार में रुक ही नहीं सकती थी, यानी कीलें जो इसके अंदर लगी हुई हैं, जो दीवार में धसी हुई हैं, दीवार में रुकी हुई हैं, वो किसके कारण रुकी हुई हैं, घर्षण बल के कारण रुकी हुई हैं। सही है। अभी जो मेज़ बनी होती है, मेज़ कुर्सियाँ होती हैं, उनमें भी चोबे लगाए जाते हैं, अगर घर्षण बल ना होता तो वो भी ना होता। सही है। तो बिना घर्षण के हम चल भी नहीं पाते हैं। तो ये घर्षण बल के सकारात्मक पक्ष हैं। अब नकारात्मक पक्ष क्या हैं, यानी ये तो हमारे फ़ायदे हुए कि घर्षण बल के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अब घर्षण बल के नुकसान क्या हैं, क्या नुकसान होंगे भाई घर्षण बल के। फ़ायदे हैं, पर कोई वस्तु जितनी लाभदायक होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हानिकारक भी होती है। तो क्या क्या हानियाँ भी घर्षण बल की, यही हानि है एक तो कि कोई भी मशीन है घर्षण बल पर जब कार्य करेगी तो घर्षण बल में क्या होता है, रगड़ती, यानी घर्षण बल कब लगता है, जब दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच गति होती है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है। तो मशीनों में भी क्या है, देखते हैं कि बार बार रिपेयरिंग करानी पड़ती है, बार बार नए नए पुर्जे डलवाने पड़ते हैं उसमें। तो किसके कारण, वो यानी जो वस्तुएँ मतलब रगड़ती हुई गति करती हैं, जो उसके पार्ट रगड़ते हुए गति करते हैं, तो वो लगातार घर्षण बल के कारण क्या है, घिसते जाते हैं, और घिसते जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो ये हिरास मतलब ये नुकसान है हमारा घर्षण बल के कारण कि उसकी बार बार रिपेयरिंग करानी पड़ती है और बार बार उसमें नए पार्ट्स डलवाने पड़ते हैं। ये नकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक पक्ष क्या है कि हमें किसी वस्तु को चलाने के लिए या मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि घर्षण बल क्या करता है, उसके चलने का विरोध करता है। तो घर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा सारा का सारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हमें उसे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हमारी एनर्जी क्या होगा, ह्रास होगा। सही है। तो ये हमारे नकारात्मक पक्ष है। अब बात आती है कि घर्षण बल को कम कैसे किया जाता है। घर्षण बल को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय जो है हमारा वो क्या है, पॉलिश करके। मैंने सीमांत घर्षण के पहले नियम में बताया था कि जो घर्षण बल होता है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात उनके खुरदरे पर और उनके चिकनेपन पर निर्भर करता है। देखिए पॉलिश करके कैसे घर्षण बल को कम किया जा सकता है। मार्कर कहाँ गया भाई। देखिए पॉलिश करने से घर्षण बल कैसे कम हो जाता है। देखिए जब हम पॉलिश करते हैं, प्रत्येक वस्तु की, इस बोर्ड की भी सतह कैसी होती है, प्रत्येक वस्तु की सतह होती है वो इस तरीके से होती है, पर हम देख नहीं पाते उसे, ऐसी सतह होती है। सही है। तो जब वस्तु यहाँ आके फंसती है, यहाँ आके रुकती है, तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, उसे बल लगाना पड़ेगा। इस तरीके की सतह होती है प्रत्येक वस्तु की। सही है। तो जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने से क्या होता है, वो पॉलिश इन गड्ढों में भर जाता है, जिससे कैसे हो जाती है, प्लेन हो जाता है। तो पॉलिश करके क्या होता है, घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अब क्या है, स्नेहक का उपयोग करके। स्नेहक क्या होता है अभी, यानी चिकने पदार्थ। देखा होगा ना कि बाइकों में, गाड़ियों में क्या भरा जाता है, मोबिल भरा जाता है
वो किस लिए? क्योंकि वो जो गति करते हैं, जो पार्ट उसके रगड़ते हुए गति कर रहे हैं वो ना घिसें। सही है। और बहुत सारी जगह ग्रीस, मतलब बैरिंगों में क्या भरा जाता है? ग्रीस भरा जाता है। तो वो सब किस लिए किया जाता है? वो चिकने रहें, और चिकने रहेंगे तो घर्षण बल जितना, मतलब सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल क्या होगा? उतना ही कम होता है। तो स्नेहकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं। और क्या है? उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके। उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके मतलब क्या है भाई? अब एक चीज़ देखिएगा, चाहे वो छोटा से छोटा वाहन है या बड़े से बड़ा वाहन है, सबके टायर रबड़ के होते हैं। रबड़ के टायर क्यों बनाते हैं भाई? हम तो लोहे के बनाएंगे। रबड़ के टायर में पंचर भी हो जाता है। तो रबड़ के टायर क्यों बनाए जाते हैं? क्या जवाब भाई? रबड़ के ही टायरों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उसका रीज़न ये है बेटा कि रबड़ और ज़मीन के बीच जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है वो कम होता है, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की। सही है। तो रबड़ और ज़मीन के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो घर्षण बल वो कम होता है। लोहे और ज़मीन के बीच जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है वो अधिक होता है। सही है। इसलिए हम उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके घर्षण बल को कम कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ियों में टायर जो लेते हैं, किसका लेते हैं? रबड़ का लेते हैं। रबड़ का टायर लेके हमने वहाँ घर्षण बल को क्या कर लिया है? कम कर दिया है। सही है। और कैसे कर सकते हैं? बाल बैरिंगों का उपयोग करके। बाल बैरिंगों का उपयोग करके क्या है? यानी बैरिंग का उपयोग करके हम वस्तु की सर्पी गति को किसमें बदल लेते हैं? लोटनिक गति में बदल लेते हैं। और हमने पढ़ा है कि लोटनिक गति में जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो इस प्रकार क्या है, हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं, यानी पॉलिश करके, स्नेहों का उपयोग करके, उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके और बाल बैरिंगों का उपयोग करके। सही है। तो ये चैप्टर की थ्योरी छोटा सा चैप्टर था, तो इस चैप्टर को नोट करना है और इसकी थ्योरी को याद करना है। अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं है, 2-4 न्यूमेरिकल है, उनको कराते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।